बड़ी कामयाबी मिली है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कासगंज के मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। खबर के मुताबिक मोती के भाई आरोपी एलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो सिपाही को पीटकर मारा था और दारोगा घायल हुआ था। इसके बाद अब कई टीमें बनाई गई है और पुलिस को कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी के भाई को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। इसके साथ ही कई टीमें बनाई गई हैं ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। दरअसल आरोप शराब माफियाओं पर है और पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। इसके बाद दारोगा पर हमला होता है, दारोगा घायल है। इसके अलावा सिपाही की पीट कर हत्या कर दी जाती है और अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में मुख्य आरोपी के भाई को मार गिराया है। इस बीच योगी सरकार सख्त है और मुख्यमंत्री योगी का साफ निर्देश है कि आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्य आरोपी मोती धीमर की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मोती धीमर पर पहले से ही 11 केस दर्ज हैं। आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी चल रही है और जो पूरा इलाका है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इससे पहले घायल दारोगा की पिस्तौल भी लूट कर ले गए थे आरोपी और ऐसे में पुलिस सख्ती बरत रही है। कई जिलों में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जनपद कासगंज में सिपाही की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी मोती के भाई एलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मैं उसी जगह मौजूद हूं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो जगह दिखाएं। उसका तमंचा भी पड़ा हुआ है और उसका एक कारतूस भी पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसको यहीं ढेर किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मानकर चली जा रही है। अभी मुख्य आरोपी अभी भी उससे दूर है। लगातार तमाम पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इसको अभी कुछ ही देर पहले जो है उसको ढेर कर दिया गया था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तमाम अधिकारी है जहाँ मौजूद हैं, सीओ मौजूद हैं, एसएसपी भी आने वाले हैं और उसको ढेर कर दिया गया। उसके तमाम अन्य साथियों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका सर्च अभियान किया जा रहा है। पुलिस का कहना है उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन उसके भाई एलकार सिंह को ढेर कर दिया है। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, पुलिस को पहली सफलता तो मिली है, मुख्य आरोपी का भाई ढेर हो चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस ने कितनी टीमें लगाई हैं? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, कुल 6 टीमें गठित की गई थी जिसके तहत ये दबिश दी गई थी और ये सभी शराब तस्कर थे। इनके घर की कुर्की हो चुकी थी, वारंट था और उस समय ये जो विवाद हुआ जिसके बाद दरोगा और सिपाही को पीटा गया, जिसमें सिपाही की पीट कर हत्या कर दी गई। 3 टीमें स्पेशली मोती धीमर के लिए लगाई गई हैं जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो उसका भाई एलगार था उसे पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है, तमंचा बरामद किया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस एक तरह से कार्रवाई कर रही है। तो अभी भी कार्रवाई का जो सिलसिला है, डीजी जोन आगरा अजय आनंद, पीयूष मोडिया जो आईजी अलीगढ़ है, एसपी कासगंज मनोज कुमार, सभी लोग मौके पर डेरा डालेंगे और 1 प्लाटून पीएससी भी वहां डिप्लॉयमेंट की गई है। जसप्रीत, चलिए अजीत, नजर में रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। दरअसल यूपी के कासगंज में पुलिस टीम पर हुए हमले में एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि दोनों वहां के नगला धीमर गांव में अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए गए थे। तभी शराब माफिया ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई कर दी और जब उन्होंने दोनों को नहीं छोड़ा तो पुलिस का पूरा अमला उनकी तलाश में उतर गया। रात के अंधेरे में टॉर्च की मदद से पुलिस वाले गायब हुए अपने साथियों को खोजने लगे। टॉर्च की रोशनी के सहारे वो पूरे इलाके में घूमते रहे और आखिर में उन्होंने दोनों जवानों को ढूंढ निकाला। पुलिस टीम को दारोगा जख्मी हालत में मिला, जबकि सिपाही तब तक दम तोड़ चुका था, जिसे पुलिस वाले अपने कंधों पर उठाकर वहां से ले गए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें हमारे साथी सिपाही श्री देवेंद्र जी शहीद हुए हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया ताकि आरोपी वहां से भाग ना पाए। साथ ही उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें भी बना दी गई। सभी आरोपियों के खिलाफ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में पुलिस वालों पर हमला और एक सिपाही देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दिए जाने के मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मारे गए सिपाही के घर वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने के भी निर्देश दिए। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो जाएगा, जिससे पहले सदन में उन्हें विदाई दी गई।
लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ अपने रिश्तों का जिक्र करते हुए अचानक भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हुई एक आतंकी घटना की कहानी सुनाई। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता प्रधानमंत्री बार बार अपने आंसू पोंछते रहे। गला साफ करने के लिए कई बार पानी पिया। एक बार तो ऐसा हो गया कि वो बोल तक नहीं पाए। आंसुओं की वजह से उनका गला रुंध गया। जब आवाज नहीं निकली तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तरफ देखते हुए सल्यूट किया। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, प्रधानमंत्री के बाद गुलाम नबी आजाद भी बोलने के लिए उठे, लेकिन बोलते बोलते वो भी भावुक हो गए। बाद में खुद को संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। 2 आदमियों का तो अनिवार्य। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री मोदी की बात पर विपक्ष के सांसद मेज थपथपाते दिखे, तो वहीं गुलाम नबी आजाद की बातों पर सत्ता पक्ष की गैलरी तालियों से गूंजती नजर आई। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, महंगाई और कृषि सुधार कानूनों के विरोध में जमकर हंगामा किया। विरोध के लिए यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता संसद भवन का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उन्हें संसद भवन से करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका गया तो कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़कर हंगामा करने लगे। थोड़ी ही देर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड फांदकर संसद भवन की तरफ जाने की कोशिश की, तो वहां तैनात सुरक्षा बल ने भी उन पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। जो कार्यकर्ता बैरिकेडिंग लांघकर संसद भवन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देखिए, और सैनिक बलों के जवान किस तरह से पकड़ करके और इस बस में ले जा रहे हैं। पुलिस के समझाने पर जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं माने तो एक एक कर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों में भरा गया। हालांकि बसों में बैठे कुछ प्रदर्शनकारी पहले की ही तरह जोश में नजर आए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लेकर अपनी बस में बैठाया। दिग्विजय सिंह ने नए कृषि सुधार कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए केंद्र से उन्हें वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री से हम अपील करते हैं कि वे तीनों कानून वापस लें, अन्यथा ये विरोध जो है जन जन तक पहुंचेगा। यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन की वजह से बहुत देर तक वहां हंगामा चलता रहा। हालांकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी से हालात पूरी तरह काबू में रहे। बर्फीले तूफान, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवा और उस पर जोरदार बारिश ने जर्मनी पर ऐसा धावा बोला कि सबसे खतरनाक मौसम की चेतावनी जारी करनी पड़ी। वहां ठंड ने इतना कहर ढाया कि उत्तर पूर्व जर्मनी में तो तापमान करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे हुआ ये कि सामने आई तस्वीरों में जर्मनी बर्फिस्तान बना नजर आया। वहां इतनी बर्फ गिरी कि घने ऊंचे पेड़ों तक से उनकी हरियाली छिन गई और सड़क पर खड़ी गाड़ियां तो बर्फ के ढेर में ढकी नहीं बल्कि छिप ही गई। वीडियो देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कारें नहीं इग्लू बने हो। भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान नजर नहीं आया। उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। जो गाड़ियां चौड़े चौड़े हाईवे पर फर्राटे से दौड़ती हैं, डर के मारे वो एक दूसरे से कई फीट के फासले पर चलती दिखी। वहीं कुछ इलाकों में तो कारों के चक्के जैम ही हो गए। पत्थर बन चुकी बर्फ को काट कर आगे बढ़ने में उनके ड्राइवरों को दिन में तारे दिखाई दे गए। वहीं कई गाड़ियों ने बर्फ के आगे ऐसा दम तोड़ा कि उन्हें धक्का मार मार कर आगे बढ़ाना पड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की करारी हार हुई।
इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में 227 रनों से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे हो गई। मैच के आखिरी दिन भारत को 381 रनों की जरूरत थी, लेकिन वो 192 रनों पर ही ढेर हो गया। इस मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया कि उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा से निपटने के लिए 11 करोड़ की मदद करेगी। गुजरात में कांग्रेस विधायक इमरान खेडावाला ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। पार्टी के बड़े नेताओं की मनाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। एक दिन पहले उन्होंने निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताई थी और पार्टी से अलग हो गए थे। मुंबई पुलिस ने फर्जी बीएमसी अधिकारी बनकर गिरगांव में मौजूद करीब 100 साल पुराने एक पेड़ को काटने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 तारीख को रात को यहाँ फेक बीएमसी के लोग पहुँचे और इस पूरे पेड़ को काट दिया गया। वहाँ के लोगों का आरोप है कि इन चारों ने पेड़ को इसलिए काटा ताकि सड़क किनारे लगा विज्ञापन का होर्डिंग वहाँ से आने जाने वाले लोगों की नजर में आसानी से आ जाए। 110 तक का ये एडवर्टाइज के लिए, बाकी कुछ रीजन नहीं। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। लोकसभा में पिछले 2 दिनों से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इससे पहले 6 दिनों तक कृषि सुधारों पर विपक्ष के हंगामे से लोकसभा में चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील के बाद विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए राजी हुआ। इससे पहले पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कृषि सुधारों की चर्चा की और कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। उन्होंने एक बार फिर किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील की और कहा कि सरकार बातचीत से ही हल निकालना चाहती है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर बवाल मचाया। इस हंगामे से पहले महापौर मुनेश गुर्जर ने निगम का बजट पेश किया, जिसमें 100 करोड़ की देनदारी का जिक्र किया गया, जिस पर बीजेपी के पार्षद भड़क गए और अपनी जगह से उठकर वेल में आ गए। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के पार्षद भी खामोश नहीं रहे और उन लोगों ने बीजेपी के पार्षदों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया, जिससे हंगामा और बढ़ गया। विवाद बढ़ा तो दोनों दलों के लोगों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। कुछ पार्षद तो टेबल पर चढ़ गए और एक दूसरे को चेतावनी देते नजर आए, जबकि कुछ पार्षदों ने तालियां बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस हंगामे के बीच महापौर ने बजट पास होने की घोषणा कर दी, जिससे माहौल और बिगड़ गया। हालांकि थोड़ी देर के बवाल के बाद निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग कर दिया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में नगर निगम टैक्स के बकायेदारों पर सख्त हो गया। इसी कड़ी में इंदिरापुरम इलाके के 2 शॉपिंग मॉल में गाजियाबाद नगर निगम की एक टीम पहुंची, लेकिन मॉल में जिन लोगों की दुकानें हैं वो मॉल खाली करवाने पर नगर निगम के अफसरों से उलझ गए। एक मॉल में कार्रवाई के समय की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें नगर निगम के कुछ कर्मचारी हाथों में लाठियां लेकर मॉल के अंदर मौजूद लोगों से बाहर निकलने के लिए कहते दिखे। उन्होंने माइक के जरिए भी मॉल खाली करने की अपील की। नगर निगम की कार्रवाई से वहां मौजूद लोग घबरा भी गए। इन दोनों मॉल के मालिकों पर लाखों और करोड़ों के टैक्स का भुगतान न करने का आरोप है, जिनमें एक के मॉल को तो सील किया गया, जबकि दूसरे मॉल के मालिक से 40 लाख रुपए का चेक और बाकी की रकम 1 महीने में भरने का भरोसा मिलने के बाद उसके मॉल को फिर से खोल दिया गया। संपत्ति कर जिन जिन संस्थाओं पर बकाया है उनके विरुद्ध संपत्ति कर की वसूली के लिए विशेष वसूली अभियान चलाएगा। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी का दबदबा नजर आया, क्योंकि जिन 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली उनमें बीजेपी के कोटे से आने वाले मंत्रियों की संख्या ज्यादा है। बिहार में एनडीए की सरकार में बीजेपी के विधायक ज्यादा है और लंबे इंतजार के बाद जब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें भी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आई। इसके बाद उसकी ओर से मंत्री बनने वाले विधायकों के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बीजेपी के एमएलसी सम्राट चौधरी के शपथ लेने के बाद उनके मुंगेर के पैतृक गांव में भी लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और खूब पटाखे फोड़े। इस बार बीजेपी के कोटे से जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली उनमें सबसे खास हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ली। जिसके बाद उन्होंने केंद्र के बाद बिहार में मिली इस बड़ी जिम्मेदारी पर खुशी जताई। पहले केंद्र की राजनीति करते थे, अब राज्य में आ गए, किस तरह से इसको देखा जाए? नहीं, बिहार से ही केंद्र में करते थे, केंद्र से ही बिहार में करते थे, तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है।
सेवा किया है, सेवा करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के थोड़ी ही देर बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया और शहनवाज हुसैन को बिहार का उद्योग मंत्रालय सौंपा गया। इसके अलावा नीतीश मंत्रिमंडल में जगह पाने वालों में बीजेपी के दूसरे मंत्रियों को भी उनके विभाग सौंप दिए गए। पार्टी की ओर से 9 विधायक मंत्री बने, जिसमें चौथी बार विधायक बने नीरज कुमार सिंह नाम शामिल है। उन्हें पर्यावरण मंत्री बनाया गया। नीरज कुमार सिंह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं और उनकी आत्महत्या के बाद कई मौके पर दिखे थे। इसके अलावा सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्री और जनक राम को खान और भूतत्व विभाग सौंपा गया। वहीं जेडीयू की ओर से शपथ लेने वाले 8 मंत्रियों में बीएसपी छोड़कर जेडीयू में आए मोहम्मद जमा खान का नाम भी शामिल है, जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। यही नहीं, जेडीयू ने अपने कोटे से ही निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया और उन्हें विज्ञान मंत्रालय सौंपा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी 2 डिप्टी सीएम समेत 7 और जेडीयू के 5 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार इन दोनों पार्टियों को कोई मंत्री पद नहीं मिला है, जबकि बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की संख्या 16 और जेडीयू के मंत्रियों की संख्या 12 हो गई है, जिसे बिहार की सरकार में बीजेपी के बढ़ते कद का संकेत माना जा रहा है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ही बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आई। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने पार्टी के कई बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने का मुद्दा उठाया और उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में खासकर अगड़ी जाति के नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी में तो लगभग 50% जीत गया है अपर कास्ट के लोग और उनको एक भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। मामले ने जब तूल पकड़ा तो बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने पार्टी का बचाव किया। नाराजगी अगर किसी को है तो हाईकमान से बात करना चाहिए, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं को जाति की राजनीति न करने की सलाह दी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इस बीच बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए राम मंदिर के लिए चंदे के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया। राजभर ने मंदिर के लिए इकट्ठा किए जा रहे चंदे में 1400 करोड़ के घोटाले का दावा किया। बीजेपी के 5 से 6 सांसदों ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के पूर्व सीबीआई रंजन गोगोई पर दिए बयान के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या मामले में सीएम योगी ने दोषियों पर एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कासगंज में शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 50 लाख की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने के निर्देश दिए। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोटा में कारोबारी पर हमला हुआ है। बदमाश गोली मारकर फरार भी हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जिन कारोबारी पर हमला हुआ है वो आरएसएस से जुड़े हैं और इस बीच 2 आरोपियों को पकड़ा भी गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के कोटा से, जहां पर कारोबारी पर हमला हुआ है और ये बताया गया है कि कारोबारी आरएसएस से जुड़े हैं। इस बीच 2 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी भी मिली है। ये शुरुआती जानकारी मिल रही है। हमला क्यों किया गया, इस बात का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल 2 बदमाशों की तलाश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से, जहां पर कारोबारी पर हमला होता है और बदमाश गोली मारकर फरार हो जाते हैं। आरएसएस से जुड़े हुए हैं कारोबारी। 2 आरोपियों को पकड़ा गया है जबकि 2 की तलाश जारी है। उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को के टैंजियर शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां जमीन के नीचे बनी एक अवैध फैक्ट्री बाढ़ की चपेट में आ गई। उसमें मौजूद 28 कर्मचारियों की मौत हो गई। बताया गया कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ये हालात बने और चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री पानी से भर गई। सामने आए एक वीडियो में फैक्ट्री के अंदर सैलाब बहता दिखाई दिया और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई वाली जगहों पर बेबस खड़े नजर आए। दूसरी तस्वीर में कुछ लोग गेट की दीवार पर चढ़कर मदद को पुकारते दिखे।
घटना की खबर पाकर पुलिस, एम्बुलेंस, दमकल और रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पहुंच गईं और बचाव अभियान शुरू कर दिया। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाने वाले रास्ते गर्दन तक पानी से भरे थे और ऐसे में लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक पल में वहां सैलाब आ जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। वहां कई लोग अपनों के खोने के बाद रोते नजर आए। हरियाणा सरकार ने डीआईजी अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर के मुताबिक डीआईजी अशोक कुमार पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज से बदसलूकी का आरोप है। डीआईजी अशोक कुमार पर कपिल विज ने बदसलूकी और जान से मारने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया गया कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ डीआईजी अशोक कुमार का किसी बात पर विवाद हुआ था। इसके बाद कपिल विज ने अंबाला में अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फीले तूफान से कैसे निपटा जाए, इसके लिए सेना के जवानों ने लोगों को जागरूक किया। इन इलाकों में अक्सर बर्फीला तूफान आता है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है और कई लोग तो बर्फ के नीचे दब जाते हैं। यही वजह रही कि सेना के कुछ जवान बारामूला के बर्फ से ढके एक इलाके में पहुंचे और वहां के लोगों को बर्फीले तूफान से बचने के तरीके समझाए। आपको एवलांच की आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले अपना नाक और मुंह अपने हाथ से बंद कर लीजिए और एवलांच की तरफ फीड कर लीजिए। इतना ही नहीं, सामने आई तस्वीर में कुछ जवान बर्फ के नीचे फंसे लोगों को बचाने की अपनी तैयारियों को परखते भी दिखे। इसके लिए वो लोग जरूरी सामान के साथ बर्फीले रास्तों पर कुछ देर चलते रहे। इसके बाद वो लोग एक जगह पर रुक गए और फिर वहां से बर्फ हटाना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही बर्फ के नीचे से एक आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाद में उसे जवान सुरक्षित जगह पर ले गए। जवानों ने ऐसा इसलिए किया ताकि गांव वाले भी बर्फ के नीचे दबे लोगों को वक्त पड़ने पर बचा सकें। बंदे बर्फ में दब जाते हैं, इसलिए इंडियन आर्मी की तरफ से आज हमें क्लास दी गई है कि अवलांच से कैसे बचा जा सकता है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर बसे लोगों को ये भरोसा दिया गया कि हर मुसीबत के वक्त भारतीय सेना उनके साथ खड़ी है। दिल्ली के पास नोएडा से एक हैरान करने का वीडियो सामने आया। वहां कपड़े की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह हादसा जिस फैक्ट्री में हुआ उसके आसपास कई और इमारतें भी थी, जिस वजह से आग लगते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फैक्ट्री की ऊपरी मंजिल से उठ रही आग की ऊंची लपटों को देखकर लोग खौफ से भर गए। धुएं का गुबार आसमान तक फैलने लगा, जो और भी डरावना लगने लगा। इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और उसे बुझाने में जुटी। फैक्ट्री के अंदर भारी मात्रा में कपड़े रखे हुए थे, जो आग के तेजी से फैलने की अहम वजह बना। हालांकि आग लगते ही सारे मजदूर बाहर निकल आए थे। पूरा काम आग बुझाने पर केंद्रित था। हमारी 5 गाड़ियां यहाँ मौके पर मौजूद हैं और उनकी सहायता से हमने आपको पूरी तरह बुझा। ब्रिटेन में आए डार्सी तूफान ने ऐसा आतंक फैलाया कि वहां सड़कें काल का दूसरा नाम बन गई। बर्फ की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। इसका सबूत पेश करता है एक वीडियो भी सामने आया, जहां सड़क पर जमी बर्फ की वजह से खतरनाक हादसा हो गया। हालांकि वीडियो की शुरुआत में एक बस आराम से चलती नजर आई, लेकिन देखते ही देखते वो सड़क पर फिसलने लगी। सीधे चलते चलते वो टेढ़ी जाने लगी और फिर घूमकर रुक गई, जिससे पूरी सड़क ही ब्लॉक हो गई। रास्ता बंद हुआ तो पीछे आ रही एक कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, लेकिन उसके पीछे आ रही दूसरी कार तो ऐसी बेकाबू हुई कि पहली गाड़ी से जा भिड़ी। बांग, बांग। हालांकि शुक्र इस बात का रहा कि बड़ी मुसीबत छोटे में ही टल गई और इस हादसे में किसी को चोट आने की खबर नहीं है। महाकाल मंदिर की भस्म आरती में श्रद्धालुओं पर लगी पाबंदी शिवरात्रि के बाद खत्म हो जाएगी। उज्जैन महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शिवरात्रि के बाद श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। कोरोना खतरे की वजह से पहले इस पर रोक लगाई गई थी। महाशिवरात्रि के बाद वाला सोमवार पड़ेगा या उसके 7-8 दिनों के अंदर हम लोग भस्म आरती भी प्रारंभ करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। नाना पटोले शुक्रवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी की कमान संभालेंगे। संजू सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए केरल क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। उनकी जगह सचिन बेबी को टीम की कमान सौंपी गई। टीम में हुए इस बदलाव पर केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हैरानी जताई। उन्होंने ट्वीट किया कि अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद संजू सैमसन से कप्तानी ले ली गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है।
5 अप्रैल तक सहारनपुर में धारा 144 लागू की गई है। आज प्रियंका गांधी का सहारनपुर का दौरा भी है। किसान पंचायत में जाएंगी और किसानों के बीच पैठ जमाने के लिए प्रियंका वहां पर पहुंचेंगी। और इस बीच खबर ये मिल रही है कि धारा 144 त्योहार की वजह से लगाई गई है। 5 अप्रैल तक सहारनपुर में धारा 144 लागू रहेगी। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, धारा 144 लगाने का कारण कुछ और है, लेकिन आज ही प्रियंका का दौरा भी है सहारनपुर में। देखिए बिल्कुल जसप्रीत, धारा 144 त्योहारों के मद्देनजर लगाई गई। 6 फरवरी से 5 अप्रैल तक की धारा 144 सहारनपुर के जिलाधिकारी जिला प्रशासन की तरफ से लगाई गई। लिहाजा सहारनपुर के चिलकाना में आज प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत होनी थी, उसकी परमिशन नहीं ली गई। और धारा 144 लगने के बाद 5 लोगों से अधिक एक जगह पे एकत्रित नहीं हो सकते। ना ही कांग्रेस की तरफ से इस महापंचायत को लेकर परमिशन ली गई, ना ही किसानों की तरफ से जो लोग महापंचायत में आ रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोई परमिशन नहीं ली गई। तो ऐसे में महापंचायत को जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसे रोक सकता है, क्योंकि धारा 144 लगने के बाद कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती। और लॉ एंड ऑर्डर को आधार बनाकर प्रियंका गांधी की इस महापंचायत को प्रशासन रोक सकता है। हालांकि प्रियंका गांधी तिलकाना में आज वो अपनी किसान बड़ी महापंचायत करने वाली थी, जिसको लेकर अब चूंकि धारा 144 लग गई है, तो इस पर कई सारे जो कानूनी इशू होते हैं वो खड़े हो गए और प्रशासन इस महापंचायत को रोक सकता है। जसप्रीत, तो अजीत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। सहारनपुर में धारा 144 लागू है। आज प्रियंका गांधी की किसान पंचायत भी है वहां पर। ऐसे में किसान पंचायत हो पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। दरअसल किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस भी किसानों के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश में जुटी है। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस जय जवान जय किसान पंचायत करने जा रही है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि आज प्रियंका गांधी सहारनपुर में इस पंचायत को शुरू करेंगी। प्रियंका गांधी सहारनपुर में पंचायत को संबोधित भी करेंगी। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी के 27 जिलों की 134 तहसीलों में इस तरह की किसान पंचायत करने की तैयारी की है। सहारनपुर में प्रियंका की मौजूदगी के समय सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला और हार्दिक पटेल समेत कई नेता किसान पंचायत में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस की पंचायत से पहले ही बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला शुरू कर दिया। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हुए कांग्रेस को किसान विरोधी करार दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। कभी लाशें पेड़ों पर मिलती थीं तो कभी खेतों में मिलती थीं। ये कांग्रेस की सरकार थी और आज जा रहे हैं आप किसानों के हमदर्द बन के। बल्कि यूं कहिए कि आप शायद वाड्रा जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, किसान भाइयों की हमदर्दी लेने जा रही हैं। किसान भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। जम्मू कश्मीर को 2022 तक भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए वहां 326 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को पूरा करने का काम जोरों पर है। इसके पूरा होने से न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बल्कि आम लोगों को भी कम खर्च में वहां तक आने जाने में आसानी होगी। से जोड़ने के लिए काम तेज हो गया। वैसे तो इस रेल लाइन का ज्यादातर हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन जिस हिस्से का काम अभी अधूरा है वो सबसे ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे हिस्से में रेल लाइन बिछाने के लिए पहाड़ियों को चीरना होगा। 111 में से 104 किलोमीटर की टनल्स हैं और 5-6 किलोमीटर के आसपास इसमें ब्रिजेस हैं। कटरा से बनिहाल रूट पर ही चिनाब नदी के ऊपर आर्च आकार में एक पुल भी बनाया जा रहा है। और इस पुल की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल होगा। ये पुल 359 मीटर ऊंचा है, जिसका करीब 60% काम पूरा भी हो चुका है। और रेलवे की कोशिश है कि इसे मार्च तक पूरी तरह बनाकर तैयार कर दिया जाए। अगर इसकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में मशहूर आईफल टावर से तुलना की जाए तो ये उससे भी करीब 35 मीटर ऊंचा है। दावा है कि इस पुल को बनाने के लिए 24,000 टन स्टील का इस्तेमाल हो रहा है और इसमें आर्च बनाने के लिए स्टील के 220 टुकड़ों को जोड़ने का काम जारी है। बताया गया कि इस पुल का 467 मीटर हिस्सा इसी आर्च पर टिका होगा। किसान आंदोलन पर ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग से यूएन के पूर्व अधिकारी ने चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल कार्यक्रम के पूर्व सीईओ मोहिंदर गुलाटी ने ग्रेटा थनबर्ग को नसीहत दी कि वो भारत के आंतरिक मामलों में न पड़े और खुद को जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों तक ही सीमित रखें, क्योंकि भारत के किसान आंदोलन को समझना उनके बस की बात नहीं है।
साथ ही ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए लिखे गए इस खुले खत में उन्होंने 4 मुद्दों का भी जिक्र किया और उनसे पराली जलाने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ अहम सवाल पूछे। इन सवालों के जरिए मोहिंदर गुलाटी ने ग्रेटा पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी ताकत का राजनीतिक इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पंजाब के फिरोजपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और ये घटना तब हुई जब वो निकाय चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहर के सिटी प्लाजा में बैठक कर रहे थे। तभी वहां बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए और बैठक के बाद जैसे ही बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा बाहर निकले, किसानों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ लोग काफिले में शामिल गाड़ियों पर लाठी से हमला करते नजर आए, जबकि कई लोग लाठी लेकर गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस घटना से पहले प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिटी प्लाजा के बाहर अश्विनी शर्मा को घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों से घिरे बीजेपी नेता को कार तक पहुंचाने के लिए पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस वालों को उन्हें कार तक ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसा लगा जैसे हंगामा कर रहे लोग उन पर टूट पड़ेंगे। इस घटना के बाद अश्विनी शर्मा ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगे तय करके बताओ कहाँ हमला करवाओगे, और इस बार मैं गाड़ी में बैठूंगा नहीं, हत्या हो जाए चाहे मेरी, लेकिन मैं वहीं बैठूंगा। हालांकि अश्विनी शर्मा के वहां से जाने के बाद किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। उन पर जाति सूचक भाषण देने का आरोप है और इस मामले में यूपी के कई शहरों में उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि संजय सिंह का कहना है कि वो एक सांसद हैं और उन पर केस दर्ज करने से पहले राज्यसभा सभापति की मंजूरी जरूरी है। दिल्ली के राजपाट पुलिस ने एक महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग मैराथन 7 मार्च को दिल्ली में होगी। नए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में यूपी की 2 निजी कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। इस याचिका में कोर्ट से ये मांग की गई कि वो केंद्र और यूपी सरकार को ये कानून लागू करने का निर्देश दे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शीतल प्रसाद तिवारी लाइब्रेरी के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आरोप है कि ये पूरा विवाद लाइब्रेरी बनाने के श्रेय को लेकर हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेता के नाम की अनदेखी होने पर भड़क गए और हंगामा करने लगे, जिस पर पुलिस उन्हें सख्ती से पेश आई और उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस के एक्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन पर इसका असर होता नहीं दिखा, जिनसे पुलिस और सख्ती से पेश आई। इससे पहले वहां जुटे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। इस हंगामे के बीच वहां राम नाम के नारे भी लगे। स्प्रे लेने की होड़ ऐसी मची कि दोनों तरफ के लोग लाइब्रेरी की बालकनी पर चढ़कर अपनी अपनी पार्टियों के झंडे लहराने लगे। जम्मू कश्मीर के रामबन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया। हादसे के वक्त जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले इस हाईवे पर काफी भीड़ थी, लेकिन अचानक तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया। ऐसा लगा जैसे धूल और गुब्बार का सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा हो। जान बचाने के लिए कई लोग भागते नजर आए, लेकिन पहाड़ से गिरे मलबे की रफ्तार काफी तेज थी। कई लोग तो गुब्बार में ही खो गए। हालांकि वो लोग किसी तरह बचने में कामयाब रहे, लेकिन इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। किनारे खड़ी गाड़ियों में सवार लोग भी उतरकर दूर भागने लगे। बाद में सुरक्षा को देखते हुए इस हाईवे को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने कई राज खोले हैं। न्यूज 18 का आनंद तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन से जुड़ने से लेकर लाल किले पर तोड़फोड़ के बाद भागने तक की सारी कहानी बयां की है। स्पेशल सेल की पूछताछ में दीप सिद्धू ने बताया कि वो 25 नवंबर को पहली बार सिंघू बॉर्डर आया था और वहां दीप सिद्धू अपने खुद के एक टेंट में रुका। दीप सिद्धू के मुताबिक पहले ही दिन उसने आंदोलन के पक्ष में भाषण दिया। सिर्फ टेंट ही नहीं, दीप सिद्धू ने सिंघू बॉर्डर के आगे एक कमरा भी किराए पर लिया था।
भीड़ को भड़काने वाले वीडियो के सवाल पर उसने कहा कि भीड़ के साथ था, इसलिए भड़काने की बात की। दीप सिद्धू ने यह भी माना कि वो कई बार लखा सदाना से सिंघू बॉर्डर पर मिला। पूछताछ में दीप सिद्धू बोला कि 26 जनवरी की घटना के बाद डरकर उसने मोबाइल फोन फेंक दिया। स्पेशल सेल की पूछताछ में उसने कहा कि उसने छिपने के लिए दोस्तों से कई बार मदद ली। दीप सिद्धू ने बताया कि दोस्तों के फोन से ही वीडियो बनाकर उसने फेसबुक पर डाले और विदेश में रहने वाले कई दोस्तों से ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड भी करवाए। दीप सिद्धू के मुताबिक कैलिफोर्निया की एक महिला दोस्त ने उसकी बड़ी मदद की। उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही की चपेट में आए तपोवन और रेणी गांव में बचाव अभियान दिन रात जारी है। तपोवन में जिस सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा लोग फंसे हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसलिए सुरंग के अंदर भरे मलबे को हटाने का काम भी 24 घंटे जारी है। बताया गया कि आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना के जवान उस सुरंग में 150 मीटर अंदर तक पहुंच चुके हैं। सुरंग में भरा मलबा हटाना उनके लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की उम्मीद में सभी लोग दिन रात मलबा हटाने के काम में लगे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जीवित हो सकते हैं क्योंकि टनल के अंदर एक गाड़ी भी है और बताया जा रहा है कि कुछ क्रेन्स हैं, तो ये उम्मीद सबको है कि कुछ लोग जीवित बच जाए। सुरंग के अंदर जाने के लिए दूसरे रास्ते की तलाश भी की गई ताकि वहां फंसे लोगों तक जल्द पहुंचा जा सके। हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। 2 दिन पहले वहां पहाड़ से अचानक बहुत ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से नदी में सैलाब आया था। उस सैलाब में जान गंवाने वाले 31 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 197 लोग अभी भी लापता हैं। और उन सभी की सलामती के लिए देश भर में दुआएं की जा रही हैं। और 7 फरवरी को आए सैलाब की आहट सबसे पहले जोशीमठ के रेणी गांव में सुनाई दी थी और उस गांव के कुछ लोग भी सैलाब की चपेट में आ गए। तपोवन की तरह रेणी गांव में भी बचाव अभियान जारी है। ये वो इलाका है जहां से कुछ दूरी पर भारत चीन सीमा है और सैलाब में वहां नदी पर बने पुल के बहने से कुछ गांव का संपर्क कट गया। आईटीबीपी और सेना जल्द से जल्द वहां पुल तैयार करने की कोशिश में है। इसके लिए वहां से मलबे को हटाने का काम जारी है, लेकिन बचाव दल के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो दिल को दहला देने वाली है। मुश्किल काफी ज्यादा है। इन मुश्किलों के बीच लगातार डेड बॉडीज सामने आ रही हैं। बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, दिखा पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऋषि गंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई लोग अभी तक उस हादसे के सदमे से नहीं उबर पाए। हमारे साथ के 40-50 बंदे बाहर बैराज में काम कर रहे थे, उनका भी कोई पता ही नहीं है। मतलब कई लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद उनके परिवार के लोग तपोवन की सुरंग के अंदर फंसे हों और बचाव दल उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल ले। इस बीच जिन लोगों को तपोवन टनल से रेस्क्यू किया गया, उनका हाल जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अस्पताल पहुंचे। 7 फरवरी को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की वजह से ऋषि गंगा घाटी में अचानक भयानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से ये सभी लोग तपोवन टनल के अंदर फंस गए थे, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। टनल से बाहर निकालने के बाद इन 12 लोगों को इलाज के लिए फौरन आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनसे खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। इस दौरान उन्होंने घायलों को खाने पीने का सामान भी दिया। यहाँ पर जो 12 घायल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो आईटीबीपी के इस अस्पताल में भर्ती हैं, सभी ठीक हैं। टनल से रेस्क्यू किए गए इन लोगों से मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा वाली जगह का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। वो रैणी और लाता गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस त्रासदी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इन दोनों गांव में करीब 360 परिवार रहते हैं, जिनका संपर्क जिले से कट गया है। कुछ महिलाएं तो अपना दर्द बयां कर उनके सामने ही रोने लगी। कोई नहीं सर, एक लड़की है। गांव वालों को हर संभव मदद का भरोसा देकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तपोवन टनल पहुंचे, जहां अधिकारियों ने टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की उन्हें जानकारी दी। इस त्रासदी में मारे गए लोगों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि भी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के सदस्यों को सरकार की तरफ से वहां चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और लापता लोगों को ढूंढने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। इंदौर लूट में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
एमपी के इंदौर में 31 जनवरी की रात हुई लूट के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लूट का प्लान पीड़ित के भतीजे ने बनाया था और हथियारबंद साथियों की मदद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद एक बदमाश पकड़ा गया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश को पुलिस 40 से ज्यादा आपराधिक मामलों में तलाश कर रही थी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के भाई भाभी की हत्या के आरोपी 2 और बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वारदात में शामिल 2 और अपराधी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक इन चारों ने मिलकर ही लूट की वारदात का प्लान बनाया था। एमपी के रतलाम में पुलिस ने शादी का झांसा देकर पैसे लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत गिरोह में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बंगाल